तो ऑड इलेक्ट्रॉन ऑड इनके अंदर हमें क्या मिलता है देखने को, पेयर तक ही हुआ है। ओके ओके, हाँ देखो रिकॉर्डिंग भी ऑन हो गई है, तुम्हारा ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो जाएगा और नोट्स भी शेयर किए जाएंगे तुम्हारे साथ। ओके, लास्ट क्लास में 003 जो पूछ रहा है बच्चा, टिल बॉन्ड्स बॉन्ड्स हुआ था, जैसे अपना आयनिक बॉन्ड हुआ था लास्ट क्लास में। जो बच्चे नहीं आए थे उनको बता रहा हूँ, वो अपने रिकॉर्डिंग के थ्रू जा सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड हुआ था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। और इसी में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें क्या पढ़ा था हमने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। गॉट इट? यस यस, कोऑर्डिनेट हुआ था ना अद्वैत, कोवेलेंट के अंदर ही तो कोऑर्डिनेट आता है, कोऑर्डिनेट भी तो कराया है। सीओ का एग्जांपल दिया था अद्वैत, इस तरीके का एग्जांपल। ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पढ़ा था, ठीक है चलो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे आ जाओ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये अच्छा लुईस स्ट्रक्चर कराया था, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, वेरी गुड। इसके आगे से पढ़ते हैं लुईस स्ट्रक्चर्स, इसके ऊपर और भी हम लोग बनाएंगे, है ना। इस पे लुईस स्ट्रक्चर भी आते हैं। तो ये टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इन दिस इलेक्ट्रॉन्स आर shared by one atom and ऐसे नहीं, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से सोचते हैं, इसको मैं थोड़ा बदल देता हूँ। इन दिस one sided sharing of electrons occur. Got it? जैसे कभी भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तुमने देखी है, जैसे हाइड्रोजन देख लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसको हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या हो रहा है देखो, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन क्या बोलेगा कार्बन से कि अगर 2 की शेयरिंग करेंगे तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो कार्बन बोलेगा ठीक है 2 की शेयरिंग करते हैं। अब 2 की शेयरिंग से ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, बट कार्बन का जो है ऑक्टेट वो कंप्लीट नहीं हुआ। कार्बन के पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब चूंकि ऑक्सीजन और ज्यादा शेयरिंग कर नहीं सकता है, अगर इससे ज्यादा शेयरिंग करेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन मोर देन 8 हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक ही कंडीशन बचती है कि जो कार्बन है इसको ऑक्सीजन वन साइडेड शेयर करे, वन साइडेड इलेक्ट्रॉन्स की क्या करे, शेयरिंग। वन साइडेड शेयरिंग जब ये करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किसका होगा, ऑक्सीजन का ही होगा। देखो नीचे वाले जो बॉन्ड्स हैं जो पहले बने हैं, इसमें क्रॉस और डॉट दोनों है, लेकिन जो थर्ड बॉन्ड बनाया हमने उसमें दोनों डॉट्स हैं। डॉट्स मींस दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसमें कंट्रीब्यूशन वन साइडेड है ना, इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। इन दिस बॉन्ड the electrons are contributed
ओनली बाय वन एटम। सिर्फ एक एटम इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर से देखें, कार्बन और ऑक्सीजन के केस को फिर से हम लोग देखेंगे, ये और ये दो चीजें। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2,6 वैलेंस शेल में, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है 2,4। अब ऑक्सीजन चाहता है कि उसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए, तो उसको शेयरिंग करनी होगी। अच्छा, कार्बन के साथ जब वो शेयरिंग करेगा तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का 8 हो गए, बट कार्बन के पास सिर्फ 6 हुए। अब कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ऑक्सीजन क्या बोलेगा कि चलो मैं तुमको वन साइडेड शेयर करता हूँ, डोनेट नहीं कर रहा हूं तुम्हें, शेयर कर रहा हूं, बट वन साइडेड कर रहा हूं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन उसने उसको हमेशा के लिए नहीं दिए हैं, सिर्फ उनकी शेयरिंग करी है। या ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में भी काउंट होंगे, जिनको मैंने सर्कल किया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के लिए भी काउंट होंगे। बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन में जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का है, उसी ने ही दोनों को डोनेट किया है। तो देखो, जिस एटम को ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग के लिए मिलता है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, एक्सेप्टर। इसने क्या किया है, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है शेयरिंग में। और ऑक्सीजन जो है, इसने इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है फॉर शेयरिंग ओनली, हमेशा के लिए डोनेट नहीं किया। तो इस एटम को हम लोग डोनर एटम बोलते हैं, और उस एटम को हम लोग एक्सेप्टर एटम बोलते हैं। अच्छा, डिनोट कैसे करते हैं, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज डिनोटेड बाय एरो। एक एरो बनाते हैं ऐसे, और ये एरो की जो डायरेक्शन होगी वो क्या, कहां से कहां होगी। देखो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो एटम शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसकी तरफ टेल होगा, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसकी तरफ एरो होगा। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन केस में, पहले तो ये हम 2 डबल बॉन्ड बनाएंगे, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने इसकी तरफ शेयर किए हैं, तो चूंकि शेयरिंग ऑक्सीजन की साइड से हो रही है, इसलिए हम उसकी तरफ क्या रखेंगे, टेल। और ये किस तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, किस एटम को ये मिल रहे हैं, ये वाले जो एटम एक्सेप्टर एटम है, इसकी तरफ क्या रहेगा, एरो रहेगा। तो डोनर से इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग टेल बनाएंगे, और एक्सेप्टर की तरफ एरो बनाएंगे। तो ये एरो की जो डायरेक्शन है, ये हमेशा क्या होगी, डोनर टू एक्सेप्टर होगी। तो इस पर्टिकुलर बॉन्ड के टाइप में कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनाते हैं तो ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं होता है, क्योंकि देखो, जब ये इसको शेयर कर चुका है तो अब इसके पास भी 2,8 कंट्रीब्यूशन करने के बाद इलेक्ट्रॉन हुए, और ऑक्सीजन के पास भी 8 हुए। क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं वो अभी भी हैं, और कार्बन को उनकी शेयरिंग मिल रही है, उनका जो है शेयर में पार्ट आ रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये इसके लिए भी काउंट होंगे। यहां से देख सकते हो, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो 6 जो है वो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के पास एक लोन पेयर है, और ऑक्सीजन के पास भी एक लोन पेयर है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंटली शेयर्ड हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू शेयर्ड हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको नोट करनी जल्दी से। ये जो सबका नोट हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन। सर थोड़ा नीचे करिए ना। मेडिकल जो बैच के बच्चे हैं, मेडिकल में तो ये हमने क्लासरूम में कराया है, मेडिकल बैच के लिए उनकी क्लास में चल रहा है ये। ओके, गॉट इट। तो उन लोग का रिवीजन हो जाएगा, जो मेडिकल बैच के हैं उनकी क्लासरूम में भी यही चल रहा है।
तो क्या याद रखोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होती है, वन साइडेड शेयरिंग होती है। वन साइडेड मतलब एक ही एटम इलेक्ट्रॉन्स के लिए शेयरिंग में कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ सिंगल एटम। नेक्स्ट एनसीईआरटी क्लास आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हो जाएगी, टाइम टेबल में आएगा। एरो से डिनोट करते हैं इसको, कैसे डिनोट करते हैं, एरो से। चलो अब तुम लोग को और भी एग्जांपल्स कराता हूं मैं। एग्जांपल नंबर 2, SO2, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ट्राई करो। सल्फर डाई ऑक्साइड, कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, हाँ एक एरो यहां बना, देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हुआ, ये इसने इसको कोऑर्डिनेट कर दिया, ठीक है। SO2 में बनाओ, SO2 में अद्वैत ने बोला है, अद्वैत ने बोला ओनली वन एरो, ये सही है, ट्राई करो बनाने के लिए SO2 का। देखो सबसे जो पहली दिमाग में बात आएगी वो आएगी सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो सल्फर इज 16, 2,8,6 अंडर ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग बनाना है ना, तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। अगर हमको ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 2,8,6 SO2। तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। इसके पास कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 8, और सल्फर के पास अभी भी 4 बचे। उन 4 को दिखाने के लिए तरीका क्या है, इस तरीके से दिखा दो। बट चूंकि ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट हो गया है, इसके पास भी 2,8,8 हुआ, और इसके पास भी कितना हुआ, 2,8,8। और दूसरा जो ऑक्सीजन है वो यहाँ है। अब इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। लेकिन देखो अगर ये ऑक्सीजन कोवैलेंटली शेयर कर लेगा सल्फर के साथ तो सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, जो कि ऑक्टेट रूल का वायलेशन होगा, वैसे हमें नहीं बनाना है। तो फिर एक ही ऑप्शन है कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं सल्फर के, ये ऑक्सीजन को शेयर हो जाएं। कैसे शेयर हो जाएं, कोऑर्डिनेटली, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे हैं ये ऑक्सीजन के लिए भी काम करें, सल्फर के लिए काम करें, और दोनों इलेक्ट्रॉन हैं किसके, सल्फर के। तो मतलब कहने का क्या है, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग में डाले, और 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेटली इस ऑक्सीजन को शेयर करे, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पेयर के बच गए। ये हमारा तरीका होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का। कितने लोगों ने इसको ड्रॉ किया है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड। सर एक ही एरो रहेगा कि 2 एरो रहेंगे? 2 नहीं एरो नहीं रहता है ना सर? नहीं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए एक एरो रहता है। ओके, ऐसा नहीं होता कि अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 एरो बना दिए, ऐसा नहीं। मतलब ये समझे कि नहीं, एक एरो का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो कि नहीं, ओके सर। तो ये याद रख लो, ये याद रखना पड़ेगा। जैसे ये वाला बॉन्ड है ना कोवेलेंट, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, लेफ्ट एटम का, और एक इलेक्ट्रॉन राइट एटम का, इस तरीके से।
वो आगे आएगा। ऑक्टेट रूल में रेजोनेंस की बात नहीं होती है, ऑक्टेट रूल ने रेजोनेंस के बारे में कोई बात नहीं करी है। देखो यहाँ पे देखो, ये 2 की शेयरिंग करके 8 हो गए। अब इसने भी 2 की शेयरिंग करी है तो इसके भी 8 हो गए, सल्फर के भी, देखो ये, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान दो, इस ऑक्सीजन पे इसने शेयरिंग नहीं करी है, बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो सल्फर के जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले हैं जिनको मैं डार्क कर रहा हूं, इनकी क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू शेयरिंग। तो अब इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ देख रहे हो, इसमें कंट्रीब्यूशन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सल्फर का ही है, इसलिए हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होगा। जो एटम डोनर है, जो शेयर कर रहा है, उसकी तरफ टेल रहेगा, और एरो जो है, हेड जो है, वो किसकी तरफ रहेगा, जिस एटम ने उसको एक्सेप्ट करा है, मतलब जिसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। नेक्स्ट स्टार्ट करो बनाना, जिनका हो गया है। नेक्स्ट स्टार्ट करो 4 H2SO4, और नेक्स्ट बनाओ H2SO3 यूजिंग ऑक्टेट रूल, ये अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ड्रॉ करना है, ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं करना है, अंडर ऑक्टेट रूल बनाना पड़ेगा। सबका बन गया, क्या आएगा बताओ, SO3 का क्या आएगा, सल्फर, सर फिर डबल बॉन्ड रहेगा O के साथ और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, हाँ, 2 डिफरेंट ऑक्सीजन के के साथ। पास 6 हैं, 2 तो शेयरिंग कंप्लीट हो गया, आप बचे कितने उसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन 2 है, तो एक ऑक्सीजन को 2 से कोऑर्डिनेट करेगा, और एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा अंडर ऑक्टेट रूल। अंडर ऑक्टेट रूल एक स्ट्रक्चर है, लेकिन जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सल्फर ट्राइऑक्साइड का दूसरा स्ट्रक्चर भी होता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट में, तो वो अलग है, उसको आगे पढ़ना है। फिर हम लोग देखेंगे क्या फोर्थ का क्या आएगा, H2SO4 सल्फर। अब हमें याद रखना है, सल्फर के जितने भी एसिड्स हैं उसमें 2 OH बॉन्ड होंगे, 2 एसिडिक हाइड्रोजन्स, कितने होंगे, 2 एसिडिक H। एसिडिक H कौन से वाले होते हैं, नॉन मेटल ऑक्सीजन और H बॉन्ड, मतलब 2 O सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड होंगे, ये वाले 2 बॉन्ड होंगे। मतलब जो सल्फर है वो पहले तो ऐसे 2 ऑक्सीजन से जुड़ा ही होगा। तो अब देखें 2 H भी चले गए, 2 ऑक्सीजन चले गए, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, जितने भी इसमें दिख रहे हैं सबका ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन 2 ऑक्सीजन बचे हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और सल्फर के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इसको कोऑर्डिनेट करेगा लाइक दैट। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू। सर वो जो आप एसिडिक एच बताए वो रूल है क्या? हाँ वो रूल है, रूल ये है कि अगर नॉन मेटल है, वो आगे और भी उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर ऑक्सीजन है और फिर हाइड्रोजन है, तो ज्यादातर ऐसे मामलों में जो ये वाला H होता है, ये कैसा होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। ओके, ये याद रखें। अच्छा, इसका रीजन ये है कि बॉन्ड जो ब्रेक होना है, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है
तो हमारा H+ निकल जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस। ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, इस OH बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा चाहिए और इधर वाले में थोड़ा कम डिफरेंस चाहिए। तो अगर नॉन मेटल लेंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ऑलमोस्ट आसपास की होगी। मान लो यहाँ नाइट्रोजन ले लिया, यहाँ फॉस्फोरस ले लिया, यहाँ सल्फर ले लिया, तो ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। बॉन्ड वो टूटेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ी ज़्यादा है। तो ऐसे H जो होते हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। ये एक रूल हो गया। दूसरा रूल ये है कि सल्फर के जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं, जिनमें H2SO4 हुआ, H2SO3 हुआ, है ना, H2S2O7 हुआ, इसमें जितने H होते हैं उतने ही OH बॉन्ड भी होते हैं। इस तरीके के याद करने, मतलब जैसे H2SO4 मिला तो तुम्हें याद रखना है 2 OH बॉन्ड हो गए, O से जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन है। क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी एक होती है तो हमेशा ये टर्मिनल पोजीशन पे होगा, कभी बीच में नहीं आएगा। हाइड्रोजन हमेशा कहाँ पे आएगा, टर्मिनल, एंड पोजीशन पे आएगा। क्यों? बिकॉज उसकी जो वैलेंसी है वो 1 है, वो साइड से हमेशा कनेक्ट करेगा, एंड की तरफ से कनेक्ट करेगा, मिडिल में नहीं आएगा। ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते ना हम, कोई गलत स्ट्रक्चर हो जाएगा ये, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 है ही नहीं। इस तरीके की चीजें याद रखनी पड़ेंगी, वो प्रैक्टिस से समझते हैं। सबका हो गया ये? अच्छा, H3PO4 का भी बताया ना, उसका भी बना दो। सल्फर का बॉन्ड में बाद बनाने में क्या लिखा जी? सल्फर का बॉन्ड बना तो है। जीत नहीं समझ में आया ना? अच्छा, नाम तुम्हारा अभी लिख के आ रहा, सब नहीं आ रहा है, ऐसा हो जाता है। मिस्टेक ही से होगा, क्योंकि समझ तो आ नहीं रहा क्या लिखा है तुमने। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, तो पहले पूछा था। अच्छा, H3PO4 कैसा आया? H3PO4 का बता देना। देखो, H3PO4 का नाम क्या है? ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, या इसको सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। तो अभी याद रखना है, नोट in oxo acids of phosphorus there is a P double bond O ठीक है। कभी भी फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड्स हो, उसमें हमेशा क्या होगा, एक P डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हो।
सुनो मेरी बात, P डबल बॉन्ड O एक होगा, फिर OH OH और OH, ये स्ट्रक्चर है। अब चूंकि अगर तुम ये स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या समझ में आ रहा है, इसका ऑक्टेट जो है वो एक्सपैंड कर गया, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, वायोलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, P कोऑर्डिनेट बॉन्ड O OH OH OH, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 3, और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे। फास्फोरस कितना होता है 15, 2,8, 5, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसने शेयर करें यहाँ 1 2 3, और ये इधर लगाया इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर भी अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल सही है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर इसका ऊपर वाला ही है, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे बनता है। H3PO4 का स्ट्रक्चर अभी के लिए सब बना लो, ये जो नोट लिखा है इसको याद रखना, इसका जब यूज आएगा तो मैं समझाऊंगा। आगे बढ़े। H2SO7 का भी ठीक है। H2SO7 जो है ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम क्या है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है। ये इसको एक और नाम बोलते हैं और डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं इसको। एसिड क्यों बोलते हैं सर ओलियम भी बोलते हैं ना। हाँ, तो ये क्यों बोलते हैं, क्या इसका रीजन है, वो सब मैं बता रहा हूँ। ऊपर वाला लिखना है क्या अभी भी? कितने लोग ने नहीं नोट किया अभी तक? नोट हो गया? आगे बढ़े। H2SO7 जो है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जो है, इसके ऊपर बात करेंगे। व्हाट इज द रियल स्ट्रक्चर, ये क्या रियल स्ट्रक्चर है? दिस वन इज रियल, ये भी रियल है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअल में एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि एक्सपेंडेड ऑक्टेट आता है उसमें। अच्छा, ओलियम का देखो, इसको ओलियम बोलते हैं क्योंकि ये H2SO4 और SO3 का मिक्सचर है, ऑयल ही होता है। H2SO4 जो है वो एक ऑयली लिक्विड है, जैसे पेट्रोलियम होता है उस तरह से ओलियम है, तो ये ग्रीक वर्ड होते हैं। तो H2SO4 प्लस SO3 को जो मिलाओगे तो क्या बनेगा H2S2O7। ये एक दूसरा तरीका है समझने का कि ऐसे H2SO7 आता है, लेकिन जो इसका नाम है पायरो, पायरो का मतलब कब होता है जब दो एसिड मॉलिक्यूल हो, है ना, एसिड कोई भी हो उसके 2 मॉलिक्यूल लो और उसमें से वाटर निकालो और कंडेंस्ड फॉर्म में बनाओ,
कंडेंस्ड मॉलिक्यूल सिंगल। तो हमारा जो ये कंडेंस्ड मॉलिक्यूल आता है इसके लिए वर्ड यूज करते हैं पायरो। क्या वर्ड यूज करते हैं? पायरो। देखो H2SO4 कैसे होता है, ध्यान से देखना, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर ज्यादा अभी नहीं है, आगे आएगा, सल्फर फैमिली में आएगा, ऑक्सीजन फैमिली। बट एक बच्चे ने पूछा इसलिए मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसको समझ लेना है। ये वाला सब आगे पढ़ना है 12th में, 11th 12th में पी ब्लॉक में पढ़ना है। दूसरा लो, एक एसिड मॉलिक्यूल 1 हो गया, ये मॉलिक्यूल नंबर 1। एक मॉलिक्यूल नंबर 2 भी है इस तरीके का, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे हीट कर रहे हैं, ठीक है। देखो इसका OH और एक का H, पानी निकल गया तो -H2O लिख सकते हो या वाटर बनते हुए दिखाओ। बाकी जो बचा है उसको सिंगल बॉन्ड से ऐसे ऐड करना है, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH O, S डबल बॉन्ड O, S डबल, जो बचा है उसको डायरेक्ट जोड़ो तुम, OH, OH भी लिख देते हैं या पूरा ही लिख दो O सिंगल बॉन्ड H, वो भी सही है, और प्लस में H2। तो पानी निकला है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर बनना है इसको क्या बोलते हैं? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, या इसको ओलियम भी बोलते हैं या फिर डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। और बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो वो सारे आगे पढ़ेंगे। एक तुमने पूछा इसलिए बताया मैंने, जल्दी नोट करें इसको, थोड़ा मैं छोटा कर दिया, इसको नोट कर ले। Anyone remaining? आगे बढ़े? ओके। तो ये हमारा होता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ये इसको ओलियम भी बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखो आगे बढ़ते हैं, लिमिटेशन पढ़ते हैं। फॉर्मल चार्ज हुआ नहीं है, उस पर काम करते हैं। ओके, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन। फॉर्मल वर्ड से समझ में आ रहा है? फॉर्मल का मतलब है ऐसा हमें चार्ज लेना है जो इमेजिनरी चार्ज हो। उसको हम इसलिए दिखाते हैं ताकि एटम में डिफरेंशिएशन कर पाए, ये बता पाए किस एटम को अगर हम देख रहे हैं तो वो दूसरे डिफरेंट है। जैसे होता है ना कि हमने बोला CO3 2-, तो तुमने बोला इसमें 3 ऑक्सीजन है, तो अंडर ऑक्टेट रूल जो है फॉर्मल चार्ज की बातें आती हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि तीनों ऑक्सीजन एटम क्या सेम है बिल्कुल, या मैंने जैसे ले लिया SO3 ले लिया, ओजोन ले लिया, तो उसमें हम देखते हैं कि ये तीनों ऑक्सीजन एटम में कुछ डिफरेंस है, ये तीनों एक जैसे हैं क्या। ये सारी चीजों के ऊपर बात हम लोग करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है फॉर्मल चार्ज में वो क्या है कि इसका एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अगर तुमने याद कर लिया तो कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं, सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है, आंसर निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं यहाँ पे, उनके अंदर बात कर रहे हैं।
if there is net charge on the molecule और आयन, जो भी, क्योंकि आयन ही होगा, मॉलिक्यूल पे चार्ज का मतलब वो क्या बन गया, आयन बन गया, देन इट इज possessed by, जो हमारे पास चार्ज होगा वो किसी एक एटम पे नहीं होता एक्चुअल में, वो पूरे आयन पे होता है, by the whole ion, and it is not on a particular atom, किसी पर्टिकुलर एटम पे एक्चुअल वो चार्ज होता नहीं है, but we can assign a formal charge on each atom formula for formal charge is, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसको याद कर लो, देखते हैं कितने लोग तुरंत याद कर पाते हैं। फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम पे निकालेंगे, हर एक एटम का अलग अलग फॉर्मल चार्ज होता है। फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ लुईस डॉट स्ट्रक्चर भाई जो क्रॉस वाला होता है, क्या फॉर्मूला है, पहले मैं इसको लैंग्वेज में लिखता हूँ फिर नॉर्मली लिखूंगा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम, मतलब जब एटम अकेला हो, जब बॉन्डेड ना हो, फ्री एटम का मतलब ये होता है, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और क्या बोलेंगे उसको, बोलो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूला है, मतलब क्या है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ इनटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से हमें याद रखना है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इसको हम अप्लाई करेंगे हर जगह, इसको जल्दी से नोट कर लो। सर आप ऊपर वाला पार्ट देखो। हाँ सर। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो फॉर्मल चार्ज है वो फॉर्मूले से निकालते हैं, उस फॉर्मूले को याद रखना है। क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया, एक एक्चुअल चीज नहीं है, इमेजिनरी चीज है, एक्चुअली में कोई ऐसा चार्ज होता नहीं है, मतलब एटम के ऊपर जितना भी चार्ज होगा वो तुम्हें दिख जाएगा। मान लो मैंने बोला NO2 माइनस, तो तुमने समझ लिया एक चार्ज है इस पे, मैंने बोला H2O, तुम बोलोगे जीरो चार्ज है, चार्ज तो जीरो है बट इसके अंदर फॉर्मल चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने बोला ओजोन, तो तुम बोलोगे इस पे चार्ज जीरो है, लेकिन इसके जो अंदर एटम्स हैं उनके अंदर चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना कितना चार्ज है, वो सारी चीजें। आपस में एटम्स क्यों अलग हैं, व्हाट इज द डिफरेंस, ये सब देखेंगे। तो ये अंडर ऑक्टेट रूल एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है फॉर्मल चार्ज का, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स में ही वैलिड है ये, किसी दूसरे तरीके की जो थ्योरी आएगी वहां फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन सिग्निफिकेंस ही तब आता है जब बात करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स की। कितने लोगों ने इसको समझ लिया, वेरी गुड। सबने लिख लिया हो तभी आगे बढ़ेंगे।
नहीं चाहिए। देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए, सबको फॉर्मूला याद है? ओके, वेरी गुड। क्या इस पे क्वेश्चन दें? चलो क्वेश्चन नंबर 1। ओजोन O3 का जो स्ट्रक्चर है कैसे होगा बताओ, बोलिए। O डबल बॉन्ड O और इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, बिकॉज ऑक्सीजन जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोलो। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं अभी, पहले 6 थे वैलेंशियल, बट जब इसने यहाँ 2 की क्या की शेयरिंग, तो इसके पास भी 8, इसके पास भी 8, तो लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन नीचे शेयरिंग में इसको दिए ताकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो ऊपर वाले ने 2 इधर दिए और 2 इधर, 4 इलेक्ट्रॉन टोटल शेयरिंग में ये खुद कंट्रीब्यूट कर चुका है, तो इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे। इसने सिर्फ 2 दिए थे, इसके पास 4 बचे, और इसने तो एक भी शेयरिंग में नहीं दिया है, वापस इसको कंट्रीब्यूशन में डोनेशन मिला है। देखो इसने ही दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग में डाले हैं, ये मिडिल इलेक्ट्रॉन, इसको बोल देता हूं मैं एटम नंबर 1, इसको एटम नंबर 3, 2 1 2 3। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन एटम 1 कितना आएगा, बोलो बच्चों, बोलिए क्या फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मल चार्ज, फ्री एटम जब ऑक्सीजन होता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ 2, माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड यहाँ पे कितने 4 और यहाँ कितने 2, तो 6 टोटल लेने हैं, शेयरिंग में जितने हैं वो सारे लेने हैं, उतने उसने कितना शेयर किया, उसका कंट्रीब्यूशन भले ही 2 का है, लेकिन टोटल शेयरिंग तो 4 की हो रही है ना डबल बॉन्ड में, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 है ना ऑक्सीजन, हाँ सॉरी 6 है, यस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 6। अभी कोई डाउट बताओ किसी को, एनी डाउट्स, आगे बढ़े, कितना आंसर आएगा, +1, कितना आंसर आएगा, मतलब इस पे फॉर्मल चार्ज कितना है +1, ऐसे निकालो, एटम 2 पे निकालो, बोलिए कितना आएगा, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, -4 जो है वो हमें दिख रहे हैं लोन पेयर के फॉर्म में, नॉन बॉन्डिंग हो गए, और 4 ही उसने शेयर भी किए हैं, तो क्या आंसर आएगा 6 - 4 - 2 दैट इज 0। इस वाले पे फॉर्मल चार्ज है 0। अब थर्ड देखो, फॉर्मल चार्ज ऑन एटम नंबर 3 कैसे निकालेंगे, हाँ कोई बात नहीं, क्लियर क्यों नहीं होगा, जब फॉर्मूला यूज करोगे तो क्लियर हो जाएगा प्रसन्ना। कहाँ पे बताओ, किस वाले एटम में बताओ,
एटम नंबर बताओ, उसमें देखते हैं। पर एटम देखना है तुम्हें, एक साथ पूरे को नहीं देखना है। भाई ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 6। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे डाल दिए और 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले के मिले। इसके पास बचे 4, इसके पास भी बचे कितने? 4। बट ये वाला जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने क्या किया? इसको कोऑर्डिनेट कर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा दो, कोऑर्डिनेट हो चुके हैं। चूंकि स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं प्रसन्ना तुमको? एनी डाउट? स्ट्रक्चर अब बताओ। इसको नंबर 1 नाम दिया, इसको नंबर 2 नाम दिया, इसको नंबर 3 नाम दिया। अब फर्स्ट वाले पे फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है, याद कर लिया था कि नहीं बताओ? फॉर्मूला याद करना हाँ इंपॉर्टेंट सर, है। अभी समझ गया मुझे, मैं एक एक पकड़ता समझ गया सर। ओके। एटम 2 ओनली 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 15 बोल रहा है। देखो 15, सुनो भाई, इसने तो 2 अपने दिए हैं ना, इसने तो 2 अपने दिए हैं, इसके भी तो 2 हैं। टोटल कितने हैं? 4। ये 4 शेयर हो रहे हैं। शेयर का मतलब होता है दोनों का कंट्रीब्यूशन ऐड करते हैं ना उसमें। शेयरिंग समझते हो ना तुम? 015 015 गॉट इट भाई। जैसे तुम्हारे पास एक बॉल है और तुम्हारे दोस्त के पास क्या है? एक क्रिकेट का बैट है, इस तरीके से। अब तुम्हारे पास बैट है, इसके पास बॉल है, तो शेयरिंग किसकी हो रही है? अगर मैच खेलोगे, इन दोनों चीजों की शेयरिंग हो रही ना। ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसने इसको शेयर किया है। शेयर का मतलब होता है दोनों चीजें। शेयर का मतलब ही यही होता है कि कंट्रीब्यूशन इसका है और इसका है, तो ये दोनों चीजें अगर इस बच्चे को मिल रही हैं तो ये बोलेगा कि ये मैं इसको भी शेयर कर रहा हूँ, इसको भी शेयर कर रहा हूँ। 2 चीजें शेयर कर रहे हैं ये, 2 थिंग्स। ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा तुमको। इट वॉज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यस इट वॉज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूले में लिखा है ना, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स। हाँ हाँ वही वही। तो इसका मतलब थोड़ा सा, ये क्या है? टोटल है। मान लो ए एटम है और बी एटम, तो यहाँ ऐसे अगर है तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए टोटल। इसका कंट्रीब्यूशन 2 का है, इसका कंट्रीब्यूशन 2 का है, लेकिन टोटल शेयर कितने हुए? 4। तो कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन आ जाता है। नो प्रॉब्लम, वो सब सही हो जाएगा। हाँ एग्जाम्पल नंबर और देखेंगे। थर्ड पे देख लो, थर्ड पे कितना आएगा? 6 माइनस कितना लोन पेयर है इसके पास, बोलो? 6 हाँ 6 नॉन बॉन्डिंग है, और कितने हाफ बॉन्डिंग है? टाइम्स 2 तो आंसर क्या आएगा? -1। बस। इस पे कितना आएगा? -1। ओके, सबको समझ में आया? अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं कोई। जैसे कि SO2 ले लिया, ये वाला स्ट्रक्चर बनाया SO2 का इस तरीके का। अब फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं इस पे। ये एटम 1 है, ये एटम 2, ये एटम 3। तो एटम 1 के पास कितने लोन पेयर हैं? 1। एटम 2 के पास कितने लोन पेयर हैं? 2। और इसके पास तो पूरे के पूरे 3 लोन पेयर हैं। एटम 1 के लिए कितना आएगा फॉर्मल चार्ज? 6 माइनस, क्योंकि इसके पास सल्फर के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होते हैं, तो 6 माइनस कितने हैं इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डिंग है? 2, और 4 और 2 6। तो यहाँ आंसर कितना आएगा? सेम उसी तरीके से +1। थर्ड वाले पे निकाल लो अगर, तो फॉर्मल चार्ज कितना आएगा थर्ड वाले पे? सेकंड के पहले मैं थर्ड निकाल रहा हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं,
और शेयरिंग में 2 है, 2 है। 6 - 6 - 1 आएगा। सिमिलरिटी 2 जो है इसके ऊपर कितना आएगा देखो, फॉर्मूला 0 आएगा। 0 आएगा उस पे, तो क्योंकि 6 है और 4 है और यहाँ पे 4 है, फॉर्मूले में डालना है तो 0 आएगा। इसको भी नोट करें जल्दी से। सर अगर सबको ऐड करते हैं तो वो 0 आ रहा है, तो मतलब नेट चार्ज इसका 0 है तो ओवरऑल। हाँ ओवरऑल 0 आएगा, सही बात है। -1 +1 और 0 यही आना चाहिए। इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग काम करेंगे किस पे, हाँ फॉर्मल चार्ज तो हो ही गया तुम्हारा, और ठीक है, 1-2 होमवर्क में लिख लो क्वेश्चन, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। SO3 के ऑल एटम्स पे, CO के ऑल एटम्स पे, N2O के ऑल एटम्स पे, ये लिख लो। 3 होमवर्क में 1 क्वेश्चन भी ले लो। ओके हाँ 015 ओके गुड। ओके खुशी -1 आया, ठीक है उस पे सही है, वो -1 आएगा दूसरे और तीसरे के लिए, और सेकंड के लिए 0 आएगा। तो सबने नोट किया है ना, ये नोट्स बनाते हो, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जेई के लिए जहां तक बात होती है, तो जेई में क्या होता है कि तुम्हारा होमवर्क मिलता है, घर में करते हो और उसमें टाइम काफी लग जाएगा, तो बोर्ड्स का तो यहीं पे कर लिया करो। बोर्ड्स के लिए स्ट्रेटजी कैसी बनानी है कि अपना जितना भी काम है नोट करने का, नोट्स बनाने का, वो यहीं पे हो जाए, और 10-15 मिनट की जो है वो, अच्छा हाँ इसलिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आयुष, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। बट कभी भी ऐसा नहीं करना कि नोट्स यहाँ नहीं बनाए और बाद में घर में जो है कॉपी करके नोट्स में से लिख रहे हो, तो उससे टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा। मतलब एक बार तुम यहाँ पे कर रहे हो, उसके बाद तुम फिर घर में कर रहे हो, मतलब 2 घंटे जो है तुम्हारे लग गए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। Got it? Okay. चलो बाय एवरीवन, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं हम लोग। नोट्स भेज दूंगा मेडिकल के, यस यस। अपलोडेड ऑफ 12th अगस्त एंड आई वाज नॉट एबल टू अटेंड द लेक्चर। हाँ ठीक है, 12th अगस्त का, 12th अगस्त की, ये वाला 12th जो अभी चल रहा है, नवंबर, हाँ नवंबर का भेज दूंगा। ओके ओके। और आयुष का क्या है कि नोट बना लिया है, ठीक है गुड, ओके गुड। तो मैं होस्ट चेंज करके तुम लोग की और भी क्लास है ना, कितनी क्लास है अभी, आज लास्ट है क्या ये? सही लास्ट है आपकी। तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो चलो एंड ही कर देते हैं, है ना। ओके चलो बाय एवरीवन, मैं